हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपको इस एग्ज़ाम में पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा तो एटलीस्ट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके ज़रूर जाइएगा। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट, यानी कि आपकी जो कंज्यूमर मार्केट है जहाँ पर आपके लिए कंज्यूमर जो भी आप गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जिन भी प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम करते हैं, जिस मार्केट में वो सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। तो आप कंज्यूमर मार्केट को एक फर्म यानी एक कंपनी का ओनर किस बेसिस पे सेगमेंट करते हैं, यानी कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप किस तरीके से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसके लिए डेवलप करेंगे, कौन सी मार्केट में आप किस तरीके से काम करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं, यानी कि उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। बट अब आप ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, या तो आप डेमोग्राफिक बेसिस पे करेंगे, या फिर जियोग्राफिक बेसिस पे, या फिर साइकोग्राफिक या बिहेवियरल। तो हम समझ लेते हैं ये बेसिस में इन डिटेल है क्या। डेमोग्राफिक बेसिस पे अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है या तो आप उनकी एज ग्रुप के बेसिस पर आप अपनी मार्केट को डिवाइड करेंगे। जैसे आपने बच्चों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई, बड़ों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई, तो यू कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एज। यू कैन डिवाइड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, रिलीजन के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, कि इलिटरेट पीपल के लिए अलग, लिटरेट पीपल के लिए अलग, जो गांव के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं, अलग अलग आप अलग अलग तरीके से उनका सेगमेंटेशन करते हैं और उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं ताकि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पर अच्छे से प्रमोट कर पाएँ, यानी कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो आप उन तक पहुँच सके उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएँ। तो सबसे पहले आप मार्केट को डेमोग्राफिक बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एज, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड आता है साइकोग्राफिक बेसिस, यानी कि साइकोग्राफिक बेसिस का मतलब होता है कि आपके कंज्यूमर के खुद के पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं, यानी कि वो इंट्रोवर्ट हैं या वो एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, अग्रेसिव हैं, पोलाइट हैं, क्योंकि लोगों का टेस्ट उनके नेचर पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो ट्रेड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो रोज़मर्रा में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिम जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, उनका इंटरेस्ट, उनके बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं है। तो जिस भी अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने कंज्यूमर को, अपनी मार्केट को समझना होगा कि वहाँ के लोगों की एक्टिविटीज़, वहाँ का इंटरेस्ट, बिलीफ, लोगों के ओपिनियन किस तरीके के हैं। देन आप उनको उनके अकॉर्डिंग सेगमेंट करेंगे, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, देन उनके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। थर्ड वन इज़ बिहेवियरल, यानी उनकी नॉलेज के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हैं ओकेजन्स के बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा होगा भी रक्षाबंधन गया है तो कैडबरी के एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, ओकेजन्स के बेसिस पे अपनी जो एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप कर लिया। उसके बाद आता है यूज़र स्टेटस, या फिर आपका जो प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं उनमें लॉयल्टी कितनी है, यानी कि यूसेज लॉयल्टी स्टेटस, यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट को कितनी लॉयल्टी से यूज़ करते हैं, या फिर जल्दी जल्दी ब्रांड्स को स्विच करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ आपका ही ब्रांड खरीदते हैं। तो इस बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट इज ज्योग्राफिक बेसिस, यानी कि नेशन के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, सिटीज़ के बेसिस पे, या फिर नेबरहुड के बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नेशनल न्यूज़पेपर होता है वो हर एक सिटी में जाता है और उनकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ज्योग्राफिक बेसिस पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप की है। तो इस तरीके से हम अपनी मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लगा करके सेगमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए जाते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप किसी मशीनरी, किसी ऐसी प्लांट, बहुत बड़े प्लांट या मशीनरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप पर्सनल सेलिंग करेंगे, क्योंकि आपकी मशीनरी को कोई नॉर्मल कंज्यूमर नहीं खरीदने वाला है, कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खरीदेंगी जिनके लिए वो काम आएंगी। तो उसमें क्या पर्सनल सेलिंग काम आती है। और अगर आपका कोई कंज्यूमर गुड है, जैसे कि आप कह सकते हैं चॉकलेट ही है, तो चॉकलेट क्या ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस तो नहीं है उसका, कोई नॉर्मल कंज्यूमर्स ही खरीदेंगे, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी करेंगे, क्योंकि अगर आप पर्सनल सेलिंग उसमें करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए है या फिर वो नॉर्मल कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमिंग गुड है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द मार्केट।
अगर आपने देखा आपके जो बायर्स हैं, जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं, जो शायद आपका सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और ख़रीद भी सकते हैं, वो बहुत छोटे से रीजन में है, बहुत छोटे से लोगों के मतलब का प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप 2-4 सेल्स पर्सन हायर करेंगे और हर किसी डोर टू डोर जा कर के वो सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर वाइड स्प्रेड है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह पर अपना सेल्समैन भेज सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरनेट पर एडवर्टाइज़ करेंगे, टीवी पर एडवर्टाइज़ करेंगे, रेडियो पर एडवर्टाइज़ करेंगे। तो आपकी जो मार्केट है वो बहुत बड़े एरिया में है या फिर बहुत छोटे से एरिया में, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रमोशन की स्ट्रैटेजी है, प्रमोशनल डिसीजंस हैं, आप वो डिसाइड करेंगे। देन आता है स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होता है, यानी कि अभी आपका प्रोडक्ट जो है डिमांड को क्रिएट कर रहा है। आप डिमांड को क्रिएट कैसे करेंगे, आप एडवर्टाइज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स को हाईलाइट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का है, वो आपको इस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस टाइम पे एडवर्टाइज़ करेंगे। जब वो मैच्योरिटी के स्टेज पर आ जाएगा तो आप इसलिए एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि उसकी डिमांड मार्केट में बनी रहे। और जब वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे, यानी कि अब प्रोडक्ट जाने ही वाला है, आउट ऑफ द मार्केट होने वाला है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, अपनी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कट कर देंगे और सेल्स प्रमोशन, यानी कि बस हर तरीके से सेल्स को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। तो उस टाइम इस तरीके से एक प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, मैच्योरिटी स्टेज पर है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से मार्केट पेनिट्रेशन है, यानी कि आप अपनी मार्केट में किस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। आप सबसे पहले बहुत कम प्राइस रखते हैं, देन हाई करते हैं, या फिर बहुत हाई प्राइस पे एंटर करते हैं, बाद में लो करते हैं। तो आपकी मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि मार्केट में घुसने की स्ट्रैटेजी किस तरीके की है, ये भी देखा जाएगा। देन आता है मार्केट साइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप एक बारी में ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अदरवाइज़ अगर बहुत छोटे से एरिया में आपकी मार्केट है तो आप पर्सनल सेलिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर, यानी कि आपका बायर किस तरीके का है, उनका इंटरेस्ट किस तरीके का है, उनकी प्रेफरेंस, उनका टेस्ट, उनकी जो भी फैशन के अकॉर्डिंग उनकी सेंस जो भी है, किस तरीके का बायर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को, अपने प्रमोशनल डिसीजंस को डिसाइड करेंगे। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हैं नेशन वाइड आपके पास इंटरमीडियरीज यानी कि मिडल मैन, होलसेलर्स हैं, तो आप बहुत उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास होलसेलर्स की कमी है, अभी आपके पास आपका प्रोडक्ट नया है, बहुत ज़्यादा होलसेलर्स नहीं है, तो आप हो सकता है कि पर्सनल सेलिंग पर ऑप्ट करें ताकि पहले एटलीस्ट लोग आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द नेचर ऑफ मार्केट, यानी कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये सभी इफ़ेक्ट करते हैं आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को, यानी कि आपका प्रोडक्ट से लेकर के आपकी मार्केटिंग, आपकी मार्केट का नेचर, सभी कुछ आपकी प्रमोशनल डिसीजंस को इफ़ेक्ट करता है। देन है आपका माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसकी मैंने अलग से भी एक वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपको डिटेल में ये कंसेप्ट समझना है तो आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट स्टेप प्राइमरी बेसिस पर आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ना, इसी तरीके से कुछ माइक्रो फैक्टर्स यानी माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर यानी सबसे पहले वही इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, जिस भी तरीके का आपका कंज्यूमर है, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सभी कुछ मैटर करता है। यानी कि कंज्यूमर मैटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनमें कितना कोऑर्डिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, आपस में बहुत अच्छा क्लाइमेट है, कल्चर है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छा माहौल होगा तो लोग ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट होकर के काम कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इस बात को इफ़ेक्ट करता है। देन आता है सप्लायर। अगर आपके पास बहुत अच्छे से सप्लायर हैं, आपका रॉ मटेरियल अच्छे से आ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्शन लेवल अच्छी होगी तो आप सेल्स भी अच्छी कर पाएंगे। तो इट इफ़ेक्ट्स कि आपका सप्लायर कैसा है, कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही है, आपको किस प्राइस पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सप्लायर।
नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अगर आपके पास बहुत सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स अवेलेबल हैं तो आप अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड बेच सकते हैं, बहुत इजीली उसको फैला सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट से अवेयर कर सकते हैं। और इन केस आपके पास इंटरमीडियरीज नहीं है, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट होता है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार होलसेलर ने सामान ले लिया तो उसके बाद कोई वापस तो नहीं लेने वाला है। तो होलसेलर्स का मिलना, इंटरमीडियरीज का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, जो ये इंटरमीडियरीज हैं ये भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। देन आता है कंपटीशन। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। देन आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल बेसिस पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और आफ्टर 5 years हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ को भी इनडायरेक्टली अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ पर, अपनी कंपनी के डिसीजंस में चेंजेस लाने होते हैं। डायरेक्टली ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। देन आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस, यानी रिलेटेड टू द मनी, आपकी फिजिकल पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से है, ये सभी चीज़ें आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करेंगी। देन आता है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि आप कौन से, आपकी कंट्री में जैसे कि इंडिया में है डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो स्टेट वाइज या फिर आप कह सकते स्टेट वाइज जो है अलग अलग आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी, यानी कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देन आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसा कि देखा होगा कि पहले बहुत छोटे छोटे फ़ोन्स यूज़ होते थे, अब अपडेट हो गया है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है। इस वजह से आपको भी अपने प्रोडक्ट्स में अपडेटेडनेस लानी होगी, यानी कि वो भी टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप नहीं होने चाहिए, वो भी अपडेटेड होने चाहिए। देन आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, तो आपकी जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करेगी। तो उसके बाद आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ रिलेटेड टू द, जो चीज़ें आपके पास नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, इनको आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे तो आपके पास कल फिर से इनका रॉ मटेरियल आ जाएगा। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास है, तो इनका जो यूज़ है वो भी बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए कि इनका वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। देन आता है आपका फैमिली ब्रांड एंड वर्सेस इंडिविजुअल ब्रांड। फैमिली ब्रांड का मतलब है कि जब आप एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को अंडर वन रूफ आप एक ब्रांड का नाम देते हैं। जैसे कि एप्पल है, एप्पल का लैपटॉप भी आता है, एप्पल की वॉचेस भी आती हैं, मैकबुक भी आती है, नोटबुक है, सब कुछ आता है एप्पल का आजकल। तो ये क्या है, एप्पल के अंदर ही एक फैमिली ब्रांड है ना, इसी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ द फैमिली ब्रांड। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड में क्या होता है, या तो कोई एक नया प्रोडक्ट आता है एक नए ब्रांड के साथ, या फिर कोई पेरेंट कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसे अपने ब्रांड का नाम दे करके एक नए ब्रांड का नाम देती है। जैसे कि पैम्पर्स है, पैम्पर्स के सिर्फ डाइपर्स आते हैं, उसका कोई ऑयल नहीं आता जल्दी से, या फिर आप कोई मशीनरी, कोई कीबोर्ड, लैपटॉप कुछ नहीं आता, उसका सिर्फ डाइपर आता है। तो इस तरीके से आप एक यूनिक ब्रांड नेम बना सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल ब्रांड। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि एक कंपनी में कितने प्रोडक्ट लाइन्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी का टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, और उनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, तो इसमें क्या हुआ, 3 प्रोडक्ट लाइन हो गई। अब गारमेंट्स में भी वो फीमेल क्लोथिंग भी कर रहे हैं, मेल क्लोथिंग भी कर रहे हैं, और बच्चों के लिए भी कपड़े बना रहे हैं, तो इसमें 3 प्रोडक्ट हो गए क्लोथिंग में, गारमेंट्स में। कॉस्मेटिक में क्या हो रहा है कि वो ऑयल भी बना रहे हैं, फेस क्रीम्स भी बना रहे हैं, तो इसमें 2 हो गए। उसके बाद क्या आया आपका रेस्टोरेंट में क्या है, नॉर्थ इंडियन भी मिल रहा है, साउथ इंडियन भी मिल रहा है, इसमें भी 2 हो गए। तो हर किसी के हर प्रोडक्ट लाइन में आपकी 2-2 वैरायटी है, यानी कि 3 प्रोडक्ट लाइन है
और हर किसी में 2 वैरायटी है, तो 3 × 2 6, यानी कि लेंथ का मतलब होता है 6 आपकी लेंथ होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन फर्म्स प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं टोटल, ये वो इसे कहते हैं हम लेंथ। और विड्थ कहते हैं यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रही है। जैसे कि मैंने आपको जिसका एग्जांपल दिया वो 3 प्रोडक्ट लाइन है, गारमेंट्स की, कॉस्मेटिक की एंड रेस्टोरेंट की, तो 3 प्रोडक्ट लाइन इज विड्थ। एंड डेप्थ है नंबर ऑफ वेरिएशंस विद इन प्रोडक्ट लाइन, यानी कि वेरिएशंस क्या थी कि एक फर्स्ट गारमेंट्स में आप मेल भी दे रहे हैं, फीमेल भी दे रहे हैं, उसके बाद आया था आपका कॉस्मेटिक में आप फेस क्रीम्स भी दे रहे हैं, ऑयल भी दे रहे हैं, हर किसी में 2-2 थे। तो दिस इज़ जो वेरिएशन आप हर प्रोडक्ट लाइन में दे रहे हैं, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ योर प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन टोटली कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रही है पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर। तो दिस इज़ प्रोडक्ट मिक्स। एंड आपको इन टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड अपने सजेशन देना, लाइक से शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।